ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से पोस्टीरियर फोसा माल फॉर्मेशन। जिन मतलब कि आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे लाइक आपको थोड़े से मुश्किल भी होंगे लेकिन इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट भी होंगे। लेकिन हम जो है इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे। मैं आपको जो है वो बाद में कुछ MRI और आपकी कुछ जो इमेज वगैरह दिखा दूंगा ताकि आपको ये मजीद जो चीजें होंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने आज के जो टॉपिक की पहली हेडिंग लिखनी है वो होगा आपका एक तरह से आपके एक तरह से क्यारी वन माल फॉर्मेशन। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका थोड़ा सा मुश्किल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका एक तरह से क्यारी वन माल फॉर्मेशन। इसको कुछ आपको चियारी वन माल फॉर्मेशन भी कहते हैं, कुछ आपके एक तरह से क्यारी वन माल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके एक तरह से क्यारी वन माल फॉर्मेशन, जो आपकी चियारी वन माल फॉर्मेशन। ठीक है, जी हम कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल पढ़ाया था आपका एक तरह से डेंडी वाल्कर माल फॉर्मेशन। डेंडी वाल्कर माल फॉर्मेशन में मैंने ये बताया था कि जब आपका डेंडी वाल्कर मार फॉर्मेशन को जो पेशेंट आएगा ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक तरह से दो इंपॉर्टेंट जो फीचर मैंने आपको बताए थे। कौन सी? आपका एक तरह से इनलार्ज फोर्थ वेंट्रिकल, जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होगा ना वो क्या होगा, वो आपका इनलार्ज होगा। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी ना कि इनमें क्या होगा कि इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा, क्या इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको दो चीजें जो थी ना मैंने आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन ये जो आपके टॉपिक होंगे ना क्यारी वन माल फॉर्मेशन और आपकी क्यारी टू माल फॉर्मेशन में, इनमें क्या होगा कि आपको जो फोर्थ वेंट्रिकल होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा। क्या होगा? वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और दूसरा इसमें क्या होगा कि आपका एक तरह से जो पोस्टीरियर फोसा है, ठीक है, क्या है आपका जो पोस्टीरियर फोसा है वो भी आपका एक तरह से सुकड़ जाएगा। ठीक है, उसकी एक तरह से एट्रोफी हो जाएगी, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्यारी वन माल फॉर्मेशन होगी ना, इसमें आपने एक चीज जो लाजमी और लाजमी याद रखनी है कि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा क्यारी वन या आपकी क्यारी टू माल फॉर्मेशन होगा, इसमें क्या होगा कि आपका एक तरह से समाल पोस्टीरियर फोसा, क्या होगा कि आपका एक तरह से समाल पोस्टीरियर फोसा होगा। ठीक है, इसको आपने लाजमी देखना है। लेकिन जो आपका डैंडी वाल्कल मालफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें जनाब आपका एक तरह से इनलार्ज्ड पोस्टीरियर फोसा, ठीक है, इनलार्ज्ड पोस्टीरियर फोसा होता है। इन दो चीजों को अपने जेन में रखना है। ठीक है, तो आपने अभी क्या जेन में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि आपका एक तरह से स्मॉल पोस्टीरियर फोसा को अपने जेन में रखना है। ठीक है, जो क्यारी वन मालफॉर्मेशन होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपकी मेनली दो एक स्ट्रक्चर की, ठीक है, आपने अभी सिर्फ मतलब सुनते ही जाना है कि आपकी जो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर, एक मतलब कि क्यारी वन का जो बेसिक नाम दिया गया ना, तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर होता है और वो होता है आपका सेरिबेलम। कौन सा होता है? आपका सेरिबेलम। ठीक है, और सेरिबेलम के जो होते हैं या तो आपका सेरिबेलम का पूरा स्ट्रक्चर होगा, या सेरिबेलम के दो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं आपकी सेरिबेलर वर्मिस कहते हैं और आपका सेरिबेलर टॉन्सिल्स कहते हैं। ठीक है, अभी तक आपने ये समझना। ठीक है, यानी कि उसने क्यारी वन मालफॉर्मेशन क्यों कहा है, सिर्फ आपने ये समझना कि इस बिना के ऊपर कि इसमें एक ही स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। वो कहाँ इन्वॉल्व होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ही स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? आपके हाइंड ब्रेन का, आपका जो रोहम्बन सेफलोन है, आपका जो रोहम्बन सेफलोन में उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, और सेरिबेलम को आपको पता है कि कल भी हमने देखा था। ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, ठीक है, वो भी हमने जो है वो पहले लेक्चर में देख लिए थे। तो इस सेरिबेलम में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कल, आपके सेरिबेलर वर्मिस है। ठीक है, और इसके साथ ही एक जो है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका एक तरह से सेरिबेलर टॉन्सिल्स। क्या कहते हैं कि आपकी एक तरह से सेरिबेलर टॉन्सिल। ठीक है, अभी तक आपने ये समझना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ आपने जो है ना ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है ना इसके ऊपर गौर करना है। ठीक है, ये जो आपकी एक तरह से लाइक ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपने समझा कि ये है आपका एक तरह से ब्रेन, और इस ब्रेन के नीचे जो होता है ना आपका क्या होती है कि आपकी स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या स्टार्ट होती है आपकी एक तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है न्यूरोलॉजी में हम कहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सस्पेंड कर रही होती है, वो लटक रही होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लाइक ये आपका क्या होता है कि जो आपका एक तरह से L2 है, ठीक है, L2 के जो एक तरह से जो आपका क्या है कि आपका जो L2 है उसके जो एक तरह लोअर बॉर्डर होता है वहां पे क्या कर रही थी, सस्पेंड कर रही होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्या होता है कि यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि मैं आपका क्या बनाता हूँ, ये आपका एक तरह से क्या है कि आपका रोहम्बन सेफलोन है। क्या है? ये है आपके एक तरह से रोहम्बन सेफलोन है, आपका जो हाइंड ब्रेन है, ठीक है, वो है।
अब इस रोम्बेनसेफलोन में आपको पता है कि क्या होती है कि आपकी फोर्थ वेंट्रिकल होती है, ऐसे ही है ना? क्या होती है कि अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं कि ये है आपकी एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल, क्या है कि ये है आपकी एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। इसको आपने क्या समझना है कि ये है आपकी फोर्थ वेंट्रिकल। अब क्या होता है कि जो आपका लाइक ब्रेन है, जो आपका रोम्बेनसेफलोन है, उसके और आपकी एक तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दरमियान एक ओपनिंग होती है, इसके दरमियान एक ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका फोरामिन मैग्नम। क्या कहते हैं? आपका फोरामिन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है, ठीक है। जहां से आपका रोम्बेनसेफलोन, जो आपका पोस्टीरियर ब्रेन और आपका एक तरह से जो आपका स्पाइनल कॉर्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका फोरामिन मैग्नम, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही आपका एक तरह से जो सीएसएफ होता है, जैसे ही वो आपका फोर ब्रेन से बन जाता है, जो वहां पे आपकी तीन वेंट्रिकल्स होती हैं, लाइक एक जो होती है आपकी लेटरल वेंट्रिकल्स होती है, और सॉरी आपकी दो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं और एक थर्ड वेंट्रिकल्स होती है, वहां से जैसे ही आपका सीएसएफ बन जाता है, तो वो सीएसएफ फाइनली आपके रोम्बेनसेफलोन में आ जाता है, और कहाँ अब आ जाता है? आपके फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल है वहां पे आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने कल आपको बताया था कि इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे इस तरह होता है, आपका क्या होता है कि आपका सेरिबेलम होता है, ऐसी है ना? इसके पीछे क्या होता है? आपका सेरिबेलम होता है, और इसके आगे जो होता है, हाँ जी, लेटरल एक होता है, ठीक है। लेटरल एक, सॉरी, लेटरल जो होते हैं वो दो होते हैं, और थर्ड जो होता है वो एक होता है, ठीक है। लेटरल टू इन नंबर्स होते हैं, ये आपने कहना है। अब फिर क्या होता है कि जो आपका इसके आगे क्या होता है, इसके आगे आपका सेरिबेलर वर्मिस होता है। क्या होता है? आपका सेरिबेलर वर्मिस होता है, और इसके नीचे ही आपका एक तरह से छोटा सा स्ट्रक्चर होता है आपका सेरिबेलम का, जिसको हम कहते हैं आपकी सेरिबेलर टोन्सिल्स, ठीक है। ये आपने समझना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक सेरिबेलम है या आपके सेरिबेलर टोन्सिल्स हैं, जबकि सेरिबेलर वर्मिस है, ये आपके एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स है, इसको एक तरह से क्या सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, इसको मजबूती दे रही होती है। तो ये क्या करते हैं कि नॉर्मली इस आपकी जो पोस्टीरियर फोसा होता है, इसके अंदर आपकी सीएसएफ को नहीं आने देती, ठीक है। ये आपने कहना है। तो नॉर्म फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि जो आपका सीएसएफ होता है, वो सीएसएफ आपका जनाब इस लाइक आपके फोर्थ वेंट्रिकल से निकल के फोरामिन मैग्नम से पास होती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है। किस में आ जाता है? कि आपका स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल से निकल कर आपके फोरामिन मैग्नम से पास होता हुआ आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर किसी वजह से, ठीक है, कॉन्जेनिटली बाय बर्थ जो है वो बच्चे में क्या हो जाए कि जो आपका सेरिबेलम है, ठीक है, क्या है, या आपका सेरिबेलम एक ही स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने सिर्फ गौर करना है कि जो आपका सेरिबेलम है, ठीक है, वो पूरे का पूरा, उसके साथ साथ उसके सेरिबेलर वर्मिस और टोन्सिल, ठीक है। लाइक आपने सिर्फ जब समझना है कि आपका जो एक तरह सेरिबेलम होगा ना, ठीक है, सेरिबेलम होगा, और सेरिबेलम के दोनों स्ट्रक्चर, सेरिबेलर वर्मिस और टोन्सिल, ठीक है, अगर इनकी क्या हो जाए, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए, लाइक ये नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है, मतलब कि ये पहले तो ऊपर थे, ये प्रॉपर उसको क्या कर, पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है कि ये है आपका एक तरह से सेरिबेलम है, क्या है, आपका सेरिबेलम है, और एक सेरिबेलम के आगे एक तरह सेरिबेलर वर्मिस और टॉन्सिल्स होती है, ठीक है। अगर किसी वजह से बाय बर्थ कॉन्जेनिटली बच्चे में क्या हो कि जो आपका सेरिबेलम है, ठीक है, क्या है, आपने सिर्फ याद रखना कि जो आपका सेरिबेलम है, वो सेरिबेलम इस तरह नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है, नीचे की तरफ गिर जाए, इसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए, और फिर वो क्या करे, वो जनाब आपका पीछे आके इसको जनाब आपका कंप्रेस कर दे, आपके फोरामिन मैग्नम को भी, और साथ आपके फोर्थ वेंट्रिकल को भी, क्या है, आपके क्या करे, कंप्रेस कर दे पीछे की आंख, मतलब जोर लगाए। जब ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, आपके क्या करेगा, एक तो आपके जो एक तरह से फोरामिन मैग्नम होगा उसको कंप्रेस करेगा, इसको कंप्लीट जो है वो ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको कंप्लीट ब्लॉक नहीं करेगा, और साथ ये क्या करेगा, पीछे से कंप्रेस कर देगा, ठीक है, पीछे से आपके फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस कर देगा। जब फोर्थ वेंट्रिकल को पीछे से कंप्रेस कर देगा, ठीक है, तो आपका जो एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल होगा वो बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्क्वीज हो जाएगा, वो एक तरह से बिल्कुल, मतलब कि दरमियान में एक तरह से, मतलब कि आगे की तरफ जब प्रेस हो जाएगा, तो ये इसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका साइज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये आपने कहना है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए आपकी सेरिबेलम की किसी भी वजह से, वो नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है, और आपके फोरामिन मैग्नम को हाफ जो है वो ब्लॉक कर दे, और आपके जो फोर्थ वेंट्रिकल इसको पीछे से आपका प्रेशर डाल दे, और इसको इसको स्क्वीज कर दे, ठीक है, इसको बिल्कुल कंप्रेस कर दे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या जब ये आपके इस आपके एक तरह से फोरामिन मैग्नम को और फोर्थ वेंट्रिकल पीछे की तरफ स्क्वीज करेगा, पीछे की तरफ प्रेशर डालेगा, तो आप मुझे आप मुझे ये कह सकते हैं कि जो इसमें क्या, जो फोर्थ वेंट्रिकल होगी, वो फोर्थ वेंट्रिकल वो समाल हो जाएगी,
जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, जो आपकी फोर्थ वेंट्रिकल होगी वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही है ना, ठीक है। मैं आपको अभी आपके एमआरआई भी दिखाता हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो फोर्थ वेंट्रिकल आपकी स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, जी आपने कहना है। लेकिन अगर क्या हो जाए कि अगर मतलब कि ये जो कंडीशन होती है ना, ठीक है, इसमें मतलब कि अभी मैं आपको बताता हूँ दोबारा, ठीक है, लाइक इसमें आपने सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखना है, वो क्या होता है, आपकी जो सेरिबैलम होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है कॉन्जेनिटली, वो फोरामिन मैग्नम को एक तरह से ब्लॉक करती है आधा, और पीछे से आप जो एक तरह से फोर्थ वेंट्रिकल होती है उस फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस करती है, स्क्वीज करती है, तो उसका साइज जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जी आपने समझना है। अगर किसी वजह से क्या हो जाए, अगर किसी वजह से जो आपका एक तरह से लाइक मेडुला ओब्लांगेटा क्या है कि आपका आपको पता है कि जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका जो हाइंड ब्रेन होता है, जो आपका रोहम्बन सेफलोन होता है उसका ही पार्ट है, ऐसा ही है ना। जो आपका रोहम्बन सेफलोन है, जो आपका हाइंड ब्रेन है, वो भी आपका क्या है कि वो भी आपका एक तरह से हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जब आपका मेडुला ओब्लांगेटा प्लस प्लस आपका सेरिबेलम, ये यहाँ से आपने गौर करना है, जब आपका रोम्बन से आपका सेरिबेलम प्लस आपका मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, ये दोनों क्या हो कि आप इनकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो ये क्या करें, इनकी लाइक मेडुला ओब्लांगेटा और आपकी सेरिबेलम, इन दोनों की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए, और ये आपके फोरामिन मैग्नम को कंप्लीट ब्लॉक कर दे, ठीक है, क्या कर दे, कंप्लीट ब्लॉक कर दे, और बहुत ज्यादा प्रेशर डाले आपके फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं आपकी क्यारी टू माल फॉर्मेशन, ठीक है, आपका क्यारी टू माल फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें क्यारी वन माल फॉर्मेशन में सिर्फ आपका क्या होता था, आपका एक तरह से क्या होता था कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो सेरिबेलम होता था वो सेरिबेलम की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती थी, ठीक है। तो उसमें हाफ ब्लॉकेज होती थी आपकी फोरामिन मैग्नम की, ठीक है। लेकिन क्यारी टू में दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, कौन से दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, एक तो आपका लाइक आपका एक तरह से सेरिबेलम, और आपका क्या है कि आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, ये दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं और फोरामिन मैग्नम को ब्लॉक कर देते हैं कंप्लीट, और आपकी जो फोर्थ वेंट इसको बिल्कुल स्क्वीज कर देते हैं, बिल्कुल कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में तो मतलब कि यहाँ पर तो हमें पता चल गया, इन दोनों में एक जो चीज हमें मिलेगी ना वो क्या मिलेगी, वो अच्छा क्या फाद भाई, अच्छा इन दोनों में एक चीज जो हमें मिलेगी वो क्या होगा कि इनका जो स्मॉल फोर्थ वेंट्रिकल होगा, क्या होगा, स्मॉल फोर्थ वेंट्रिकल होगा एक चीज, और दूसरा इनमें क्या होगा, नहीं पोन्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, इसमें पोन्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व, क्योंकि पोन्स जो होती है ना वो आपका बिल्कुल पहले ही नीचे होती हैं, वो आपका पोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं कि वो जनाब आपका एक तरह से लाइक उसमें जो आपका लाइक पीछे होती हैं, ठीक है, उसमें ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, ये आपने कहना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपका क्या है कि आपका एक तरह से क्या है कि आपका सेरिबेलम है और आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, ये दोनों इन्वॉल्व होगी, और जो पोन होती हैं ये आपके ब्रेन स्टेम में होती हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ब्रेन स्टेम का क्या सीन होता है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन स्टेम को की जो है वो फॉर्मेशन करवा रही होती है। और जो आपका जो होता है ना लाइक ब्रेन स्टेम, सॉरी मैंने आपको बताया कि पोन्स बिल्कुल नीचे नहीं होती, ये ऊपर होती हैं, कहाँ होती है, ये ऊपर होती हैं। और आपका जो मिड ब्रेन होता है और आपका जो पोन्स होती हैं, ठीक है, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर होता है जो उसको हम सेरिबेलम भी कहते हैं, ठीक है, ये मिलके आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका ये बिल्कुल ऊपर होता है पोन्स, तो इसकी वजह से ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, और आपका जो सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पोन्स इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो आपने कहना है कि जब आपका क्या हो जाए इन दोनों कंडीशन में, क्या होगा, इन दोनों कंडीशन में एक जो चीज हमें मिलेगी वो स्मॉल फोर्थ वेंट्रिकल मिलेगी, और आपका क्योंकि आपका जो सी एस एफ है वो सी एस एफ आप बाहर निकल के आपके पोस्टीरियर फोसा में नहीं जा रहा, जब वो पोस्टीरियर फोसा में नहीं जा रहा तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें जो पोस्टीरियर फोसा होगा वह या तो फिर उसका साइज हमें नॉर्मल मिलेगा या फिर वो मतलब कि स्मॉल मिलेगा, ठीक है, ये आपने कहना स्मॉल या नॉर्मल साइज मिलेगा किसका, पोस्टीरियर फोसा का, ठीक है, ये आपने कहना है। फोर्थ वेंट्रिकल को जो साइज है वो तो कम मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो आपका पोस्टीरियर फोसा उसका जो साइज है वो नॉर्मल या आपका स्मॉल मिलेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना इसमें, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो आपका क्यारी वन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेरिबेलम इन्वॉल्व है, और उसमें जनाब आपका हाफ जो है वो एक तरह से मेडुला और लाइक हाफ जो है वो फोरामिन मैग्नम ब्लॉक होती है। तो आपकी जो क्यारी वन मालफॉर्मेशन है वो मतलब कि ज्यादा सवियर है या लेस सवियर है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं कि वो लेस सवियर है या मतलब कि आपका हाई सवियर है। तो आपने कहना है कि एज कंपेयर टू द क्यारी टू ये लेस सवियर है, ठीक है, ये लेस सवियर है। जबकि आपकी जो क्यारी टू होती है ये मोर सवियर होती है, क्या होती है, ये मोर सवियर होती है, ठीक है। तो इस इन लोगों में क्या होगा कि इन लोगों में जो क्यारी वन माल फॉर्मेशन होंगे
इनमें इतनी जो है वो आपकी एक लाइक ये आपको तकरीबन असिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें इतने आपके लाइक क्लिनिकल जो फीचर है वो नहीं आते, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होगा, आपका हेड एक वगैरह हो सकता है, बच्चे को हेड एक वगैरह हो सकता है, या फिर आपका एक तरह से क्या हो सकता है कि जो आपका सेरिबेलर लाइक सिम्टम, जो आपका सेरिबेलम अगर थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाए, तो सेरिबेलम डिफेक्ट होने की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेरिबेलम होता है, ये आपकी इन मतलब जो आपकी मतलब कि वोलेंट्री मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर होता है। तो अब सेरिबेलम अफेक्ट होने की वजह से इसमें अटैक्सिया आ सकता है। क्या आ सकता है? अटैक्सिया आ सकता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या होगा कि इनिशियली तो ये असिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और परसिस्ट करे, ठीक है, और थोड़ा सा कंटिन्यू करे, तो इसमें हेडेक और आपका सेरिबेलम जो है वो अफेक्ट हो सकता है। हेडेक तो होगा, सेरिबेलम अफेक्ट होने की वजह से अटैक्सिया हो सकता है। लेकिन जो क्यारी टू मालफॉर्मेशन है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो फोरामिन मैग्ना वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। जब कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, तो आपका जो CSF होता है वो मतलब फोर्थ वेंट्रिकल से पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। और मैंने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन होता है, इसमें क्या होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है, एक्विडक्ट साल्वियस होती है। ये फिर आपका क्या होता है कि फिर जो पीछे की तरफ मूव करने की वजह आपके क्या होता है कि जो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, और आपका थर्ड वेंट उसके अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका CSF आपके ब्रेन के अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसेफलस। क्या होगा? हाइड्रोसेफलस इस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रोसेफलस होगा, जब आपके अकोमुलेशन ऑफ द CSF इन योर ब्रेन, इसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपकी इन लाइक जो आपकी ब्रेन की वॉल्स होंगी, जो कि स्कल की वॉल्स होंगी, इनके ऊपर प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो जब ये प्रेशर डालता है, इसको हम कहते हैं ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इनमें जो ICP होगा वो रेज मिलेगा, ठीक है। जब ये रेज मिलेगा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इनमें ये होता है लाइक स्पीच स्पीच में इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि जो स्पीच होती है वो आपकी सेरिब्रम कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो बैलेंस जो होता है ना वो मतलब कि इनमें अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो रेज मिलता है, ठीक है। और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना इतना ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा होता है कि ये आपके ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। किसको? आपके ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जब ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में आपको पता है कि आपका मेनली रेस्पिरेटरी सेंटर की अगर हम एग्जांपल लें, तो रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट होगा। जब रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट होगा, तो इन लोगों में क्यारी टू की बात कर रहा हूँ, क्यारी टू में रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट होने की वजह से उसमें डिस्निया वगैरह आएगा, ठीक है। उसमें एक तरह से स्ट्राइडर आएगा। अब स्ट्राइडर क्या है, उसकी जो एबनॉर्मल वॉइस होगी, ठीक है। इसकी मैं अभी जो है आपको सारी आवाजें सुनवाता हूँ, आप जब मेरे पास जो है वीडियो वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने कहना इसमें डिस्निया हो सकता है, इसमें स्ट्राइडर हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपका जो मतलब कि स्वेलविंग सेंटर है, स्वेलविंग सेंटर अफेक्ट होने की वजह से इनमें डिस्फेजिया भी हो सकता है, ठीक है। इनमें जो है एक तरह से स्वेलिंग करने में डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। और साथ जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो आपके एक तरह से इन लाइक टंग के मसल को कंट्रोल कर रही होती हैं, जब आपकी जो नर्व्स होती हैं जो टंग के मसल को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है, वो भी अफेक्ट होंगी, तो आपका क्या होगा कि जो आपकी लाइक जब टंग की जो मसल्स होते हैं ना, जब वो वीक हो जाते हैं, तो जब आप सो रहे होते हो, तो इनमें क्या हो सकता है कि जो आपकी टंग के मसल्स होते हैं, ये आपके एपिग्लोटस जो सांस की नाली है, ठीक है, एपिग्लोटस के ऊपर आ जाते हैं। और आपके क्या कर सकते हैं, आपके जो सांस होता है उसको मतलब कि एक तरह से मतलब कि सही तरह फ्लो नहीं होने देते जब आप सो रहे होते हो। तो आपने कहना इसमें क्या हो सकता है कि स्लीप एपनिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपके एकदम स्लीप एपनिया वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, ये आपने कहना है, ठीक है। अभी मैं आपको जो है वो ऊपर से रीडिंग भी करवा देता हूँ। पहले मैं आपको जो है एक तरह से एक दो डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर जो है मैं आपको रीडिंग भी करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आपसे बता देना, ठीक है। अब देखें इसमें यहाँ पर उसने बताया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये है आपका एक तरह से नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका सेरिबैलम होता है ना, ये ऊपर की तरफ पड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका सेरिबैलम होता है ये नीचे की तरफ आ जाता है, और अंदर से ये जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है इसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है। इसको क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। इसमें सिर्फ क्यारी माल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका ये आपका सेरिबैलम भी नीचे की तरफ आ जाए और आपका मेडुला ओब्लंगेटा भी नीचे की तरफ आ जाए, और वो आपके फोर्थ वेंट्रिकल पीछे बिल्कुल कंप्रेस कर दे, ठीक है, तो इसमें मतलब कि फिर क्या होगा कि अगर एक स्ट्रक्चर आएगा सिर्फ सेरिबेलम आएगा तो क्यारी वन होगा, अगर मेडुला ओब्लंगेटा भी होगा तो वो क्यारी टू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आप ये देखें, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका पोस्टीरियर फोसा है, ठीक है, जो आपकी पीछे की तो लाइक बैक ऑफ द हेड है, वो आपका स्मॉल दिखाई दे रही है, ठीक है, एज कम्पेयर जो मैंने कल आप को दिखाया था। अगर यहाँ पर ये देखें, इसमें क्या होता है कि आपका जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पोस्टीरियर फोसा जो है बहुत ज्यादा होता है। इसमें इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा होता है, और इसमें फोर्स होता है, ठीक है, ये आपने कहना है, ठीक है। इसमें ये मतलब कि इसका क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसके ये सारी क्लिनिकल फाइंडिंग आएगी, ठीक है। अब एक और जो ये इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब उसने यहाँ पर देखें, जो आपका सेरिबेलम होता है ना, ये पहले ऊपर की तरफ था, ठीक है, अब सेरिबेलम ऊपर की तरफ था, अब उसने जो आपकी सेरिबेलम जो था वो हर्निएट कर चुका है। हर्निएट का क्या मतलब होता है, वो नीचे की तरफ जब वो मूव कर चुका है, जब वो नीचे की तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है, आपके फोर्थ वेंट्रिकल को और फोरामिन मैग्नम को ब्लॉक करता है, ठीक है। जब वो ब्लॉक करता है तो आपका क्या होता है कि जो आपका पोस्टीरियर फोसा होता है वो आपका एकदम स्मॉल इन साइज हो जाता है, क्योंकि आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो इन चीजों को जो है वो याद करना है कि इसके क्या क्या सीन होता है, ठीक है। ये आपने लाजमी और लाजमी जो इन चीजों को देखना है। फिर ये एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मजीद जो है वो एक तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी उसने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये आपका नॉर्मल ब्रेन है, क्या है कि ये आपका नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है। और इसमें ये आपका सेरिबेलम ऊपर, ये आपका सेरिबेलम अपनी नॉर्मल जो है वो स्पेस के ऊपर है। और इसमें क्या है कि ये आपका एकदम फोर्थ वेंट्रिकल से आपका सीएसएफ निकल के स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्या है कि ये इसने थोड़ा सा नीचे दिखा है, अगर ये सेरिबेलम नीचे की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए और वो इसको कंप्रेस कर दे, ठीक है, आपके फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस कर दे, तो इसकी वजह से ये सारी फाइंड सारी जो है वो एक तरह से मतलब कि आपको फाइंडिंग आएंगी, ठीक है। तो आपको जो है जितनी भी चीजें आएंगी, क्यारी टू जो होता है वो मतलब कि ज्यादा सीवियर होता है, क्योंकि वो कंप्लीट ब्लॉक कर देता है, लाइक जो क्यारी वन होता है वो लेस सीवियर होता है, ठीक है। ये आपने कहना है। मैं अब आपको जो है वो एक तरह से रीडिंग भी करवा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ये मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कुछ तस्वीरें वगैरह दिखाई है, तो आपने जो वहां से क्लियर करना है। वो क्या कहते हैं, इक्टोपिया ऑफ द सेरिबेलर टोन्सिल, एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। इक्टोपिया क्या मतलब, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ आ जाना सेरिबेलर टोन्सिल का, और साथ आप लिख लें कभी कभार वर्मिस का भी, ठीक है, जो वर्मिस का भी इंफीरियर टू द फोरामिन मैग्नम, ठीक है, फोरामिन मैग्नम की तरफ आ जाए, और वन स्ट्रक्चर लाइक आपका सेरिबेलम आ जाए, ठीक है, जो सेरिबेलम वो है वो नीचे की तरफ आ जाए। जेनिटल होता है, यूजली असिम्टोमेटिक होता है, क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है कि आपका फोरामिन मैग्नम कंप्लीट ब्लॉक नहीं होता, और मैनिफेस्ट इन अडल्टहुड। लेकिन अगर ये परसिस्ट करे, ठीक है, अगर बचपन में हम इसको ठीक ना करें, तो हम जो परसिस्ट करें तो ये अडल्ट में सिर्फ हेड एक और सेरिबेलर सिम्टम लाइक अटैक्सिया वगैरह जो होता है ये इसमें आ सकता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद स्पाइनल कैविटेशन लाइक सिरिंगोमाइलिया। और सुरिंगोमाली मैंने आपको बताया था कि सुरिंगोमाली किसके साथ एसोसिएट करता है, क्यारी वन माल फॉर्मेशन में। अगर ये जनाब आपका क्यारी वन माल फॉर्मेशन होगा तो उसमें सुरिंगोमाली भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये आपने कहना है। लेकिन अगर क्या हो जाए, हर्निएशन हो जाए किसकी, सेरिबेलम की लाइक वर्मिस और टॉन्सिल दोनों की, और मेडुला की, टू स्ट्रक्चर थ्रू द फोरम इन मैग्नम, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, मैंने कल भी आपको बताया था नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस क्या मतलब होता है, हम इसको आगे जाके भी पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक ये आपका ब्रेन है ना, ठीक है, इसके जनाब आपका क्या है कि ये आपका नीचे की तरफ क्या होता है, आपका एक तरह से लाइक आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इसके में फोरामिन मैग्नम जब कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा तो आपका सीएसएफ जो होगा लाइक ऊपर की तरफ रहेगा, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। जब स्पाइनल कॉर्ड में नहीं आएगा तो ठीक है, तो आपका ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो आपको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में ये चीजें आएगी, ठीक है। इसको हमने आगे पढ़ना भी है, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो मैं अभी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं आप इनको थोड़ी सी रीडिंग करवा लूँ। तो इनमें नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है, इसको हमने ये फिजियो में पढ़ना भी है, ठीक है। हाइड्रोसेफलस होता है यूजली एसोसिएटेड विद एडी, आपकी क्या होता है जो मतलब कि जो आपका एक्विडक्ट होता है उसकी स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक है। उसके साथ और लंबो सैक्रल माइलोमनिंजोसील, ठीक है, मे प्रेजेंट विद पैरालिसिस सेंसरी लॉस एट द लिम्ब ऑफ लेगन मोर सीवियर देन क्यारीबन यूजुअली प्रेजेंट इन द अर्ली लाइफ, ठीक है। ये जो आपकी न्यू एडिशन है ना, ठीक है, न्यू एडिशन उसने सही लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसने वहां पर लिखा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है, मोर सीवियर देन क्यारी वन मालफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें डिस्फेजिया होता है, ठीक है। इन चीजों के ऊपर जो उसने सारा लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर उसने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्लिनिकल फीचर आपने सिर्फ जो न्यू बुक न्यू एडिशन है उसके ऊपर से लिखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, क्या होगा, डिस्फेजिया इनमें हो सकता है। साथ इनको क्या होता है कि आपका एक तरह स्ट्राइडर हो सकता है, क्या होता है स्ट्राइडर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्ट्राइडर क्या होता है। इनमें जो आपके लंग के मसल लाइक आपकी सॉरी जो आपकी एक तरह से आपके टंग के मसल होंगे वो वीक हो जाएंगे, इसकी वजह से एपनिया हो सकता है, जिन्होंने स्लीप एपनिया पढ़ा उनको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इनमें एक तरह से दूसरे लिम्ब वीकनेस लाइक आपकी जो नर्व्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी, इस वजह से लिम्स वीकनेस वगैरह भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अभी जो है मैं आपको एक तरह से इसकी जो है वो वीडियो वगैरह भी दिखाता हूँ, ठीक है, आपका जो एक तरह से स्ट्राइडर वगैरह है, ठीक है, तो फिर आपको मजीद जो है ओके स्टूडेंट, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो आपकी फिजियो होगी, ठीक है। आपके एक तरह से जो है आपका सीएनएस उसके हम फिजियो को डिस्कस करेंगे, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। जो आपकी फिजियो में जो स्टार्ट होता है ना, वो जो आपका फिजियो में स्टार्ट होता है वो होते हैं आपके जो पहला टॉपिक आपका एक तरह से फिजियो में स्टार्ट होता है वो है आपका एक तरह से ग्लाइल सेल्स, ठीक है। जो क्या होता है कि आपके एक तरह से ग्लाइल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपने हेडिंग देनी है, और जो मैं आपको लिखवाऊँ आपने साथ साथ लिखते जाना है, और यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके जो है वो
आउटसाइड जो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और ना ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी सारी चीजों को लिखता हूँ, ठीक है। तो आपने साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। और लास्ट पे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आपने बता देना है, ठीक है। तो तो आपने कहना ग्लाइल सेल्स क्या है, ठीक है। तो आपने कहना ग्लाइल सेल्स क्या है, दीज आर दी सपोर्टिंग, ठीक है। ग्लाइल सेल्स आर दी सपोर्टिंग, ठीक है। क्या है कि दीज आर दी सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल्स, क्या है कि दीज आर दी सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसके जो सपोर्टिंग और न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनमें आपके एक तरह से ग्लाइल सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, जो न्यूरॉन्स वगैरह एस्ट्रोसाइट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये टॉपिक है, ठीक है। तो उनको ग्लाइल सेल्स कहते हैं। तो इस तरह जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ इस तरह आपने लिखना है। आपने कहना कि जो आपके ग्लाइल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये दीज आर दी सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। कहना है दीज आर दी सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी कि आपका एक से आपका क्या है, आफ्टर नर्वस सिस्टम, आपका क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये ऐसे सेल्स हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर उनको क्या एक तरह से न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइल सेल्स कहते हैं, ठीक है जी। आपने कहना है अब हम आते हैं जो आप सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो उनमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं लिखता जाऊंगा, तो आपका जो है वो लिखते जाना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ग्लाइल सेल्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ग्लाइल सेल्स क्या है। आपने कहना है कि दीज आर द सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपके सीएनएस और पीएनएस के, ठीक है। फिर जो पहले आपके ग्लाइल सेल्स आते हैं, जो पहला आपने ग्लाइल सेल लिखना है वो है आपके एक तरह से एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। क्या होते हैं कि आपके एक तरह से एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। अब हम आते हैं एस्ट्रोसाइट्स किनको कहते हैं। देखो एस्ट्रो का क्या मतलब होता है, एस्ट्रो का क्या मतलब होता है आपके स्टार शेप, क्या होता है कि एस्ट्रो का क्या मतलब होता है आपके स्टार शेप्ड, और साइट्स का क्या मतलब होता है सेल्स, ठीक है। यानी कि एस्ट्रोसाइट्स एक ऐसे ग्लाइल सेल्स हैं जो स्टार शेप्ड हैं, क्या है, स्टार शेप्ड हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको जब वो लिखना स्टार्ट करना है, आपने कहना है एस्ट्रोसाइट्स क्या है। पहले आपने कहना है कि दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दी एस्ट्रोसाइट्स आर दी मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। क्या है कि दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट ग्लाइल सेल्स हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ग्लाइल सेल्स ऑफ किसके, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के या सीएनएस के। तो आपने कहना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। लाइक आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें आपका क्या आता है, आपका ब्रेन आता है प्लस आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। उसके जो मोस्ट अबंडेंट ग्लाइल सेल्स हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी तक आपने ये लिखना है कि आपके जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं दीज आर द स्टार शेप्ड ग्लाइल सेल्स एंड दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ग्लाइल सेल्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। तो आपने कहना है कि जब हम माइक्रोस्कोपिकली इनको देखेंगे तो दीज सेल्स लुक स्टार शेप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, जो मैं आपको लाइनें लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और ये आपकी हाई यील्ड है, ठीक है। आपने इनको लाजमी और लाजमी लिखते जाना है, ठीक है। और इन्हीं में आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो आपने कहना है कि दीज सेल्स लुक स्टार शेप्ड, ठीक है। दीज सेल्स लुक स्टार शेप्ड अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। दीज से लुक स्टार शेप्ड अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसमें क्या हम जो है इसकी पैथो में जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं कल इनकी जो पैथोलॉजी करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी ये आपको ग्लाइल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इनके जो एक तरह से आगे आएंगे, ठीक है। इनमें जो सारे एस्ट्रोसाइटोमा होता है, आपका एक तरह से जो ओलिगोडेंड्रोग्लाइयोमा होता है, ठीक है। कल ही इनको जो है वो एक तरह से जो ट्यूमर्स होंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपकी आसानी हो जाएगी। हम जनाब आपका क्या कहते हैं, एक जो आपके अगर एस्ट्रोसाइट्स का अगर एस्ट्रोसाइट का ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं आपका एस्ट्रोसाइटोमा, क्या कहते हैं, आपका एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को क्या हो जाए, इन एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर हो जाए तो उसको हम कहते हैं आपका एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं, ठीक है। तो जब हम इस एस्ट्रोसाइटोमा की क्या करेंगे, जब बायोप्सी लेंगे, क्या करेंगे, जब हम इनकी बायोप्सी लेंगे तो हम जब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, जब इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इनकी जो अपीयरेंस होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी स्टार शेप्ड होगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ग्लाइल सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दीज सेल लुक स्टार शेप्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये आपने कहना है, ठीक है। अब आते हैं इनके लाइक फंक्शंस के ऊपर, ठीक है, कि जो आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं इनका फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो इनका फंक्शन जो आपने लिखने हैं ना, ठीक है। तो आपने कहना कि दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, आपके एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर के, ठीक है। हम आगे जाके फिजियो में पढ़ेंगे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आपने कहना है कि जो आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, और तकरीबन जो 80% आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बन रहा होता है ना वो आपके एस्ट्रोसाइट उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इनको लिखना है, ठीक है। तो आपका क्या होता है जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, और आपकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर को
80% बनाने में जो किरदार जो रोल प्ले करते हैं, तो वो होते हैं आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है। फिर आपने कहना है कि दीज एस्ट्रोसाइट्स हैज रिपेयर एक्टिविटी, ठीक है। दीज एस्ट्रोसाइट्स हैज रिपेयर एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनकी रिपेयर एक्टिविटी होती है। क्या मतलब अब रिपेयर एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आपके ब्रेन के मोस्ट अबांडेंट सेल्स हैं, ठीक है। जब आपके सेल में क्या हो जाए, आपके सेल में कोई भी इंजरी हो जाए, जब फिर वहां पे आपको कोई भी सेल जो होते हैं वो लॉस हो जाए, जब आपके ब्रेन की इंजरी हो जाए, वहां से सेल जो होते हैं वो लॉस हो जाए, तो अब क्या होता है कि आपके कुछ सेल्स इन दोबारा बनना होता है, ठीक है। अगर सेल जो है वो कुछ लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब उन सेल की रीजनरेशन भी होनी है ना। तो वो उन सेल को जो रीजनरेट करता है दोबारा से, आपके ब्रेन सेल की जो दोबारा से रीजनरेशन करवाता है, रिकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, वो कौन से सेल होते हैं, वो आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि अगर आपके ब्रेन के कुछ सेल जो होते हैं वो लॉस हो जाए किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर आपके दोबारा से जो आपके ब्रेन सेल को दोबारा से बना रहे होते हैं, वो होते हैं आपके इस वजह आप हैव रिपेयर है, ठीक है। जो मैं आपको लाइनें लिखूंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहना है कि जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, दीज सेल्स मेंटेन, ठीक है, दे क्या करते हैं, दीज सेल्स मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। दीज सेल्स मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अक्रॉस दी सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। दीज सेल्स मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अक्रॉस दी सेल, ठीक है। जो आपके सेल्स होते हैं उनके उनके इर्द गिर्द उसका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में और इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, ठीक है। वो किसका काम है, वो आपके एस्ट्रोसाइट्स का काम है। मेनली कौन से आपके इलेक्ट्रोलाइट, मेनली जो होते हैं आपके पोटाशियम आयंस, ठीक है। मेनली आपके कौन से होते हैं, आपके पोटाशियम आयंस को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है कि अगर आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी हो, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके पोटाशियम आयंस है, ठीक है, ये पोटाशियम आयन जो होते हैं ना, ये आपकी सेल की एक्टिवेशन में, ठीक है, जब आपकी सेल की एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जब भी आपके सेल ने एक्टिवेट होना होता है, तो आपके पोटाशियम आयन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपके सेल के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, डीपोलराइजेशन होती है, तो आपकी सेल की क्या हो जाती है, आपकी जो एक्टिवेशन हो जाती है। जब एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, विच सेल क्या मतलब कि क्या करते हैं ये अक्रॉस द सेल, आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, आपके एस्ट्रोसाइट्स हो गए, जो हम आगे पढ़ेंगे दूसरे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। उनके दरमियान जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के अंदर आपके न्यूरॉन्स होते हैं, उनके दरमियान क्या करता है, उनके इर्द गिर्द जो आपके पोटाशियम आयंस होते हैं उनको जब मेंटेन करता है, उनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने कहना कि ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है ना, ठीक है, तो इसमें आपका जो पोटाशियम आयंस को आपके सेल के बाहर और आपके सेल के अंदर जो मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है। अगर किसी वजह से आपका एस्ट्रोसाइट डैमेज हो जाए, एस्ट्रोसाइट जब डैमेज हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपके सेल के अंदर पोटाशियम आयन ज्यादा हो जाएंगे। जब पोटाशियम आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो आपके सेल की डीपोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी, आपके सेल जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। जब आपके सेल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये आपके ब्रेन के सेल क्या करते हैं, जब ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये एबनॉर्मल इम्पल्सिस जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल जो इम्पल्सिस होते हैं वो जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आपके ब्रेन से एबनॉर्मल इंपल्सिस जनरेट होने स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं सीजर, आपको एपिलेप्सी वगैरह होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि जब भी आपके एस्ट्रोसाइट डैमेज हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उनका जो ये जो फंक्शन होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का फंक्शन होगा, वो आपका मेंटेन नहीं रहेगा। जब वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि आपकी जो पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन है आपके सेल के अंदर और आपके सेल के बाहर, वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो आपके सेल जो होंगे ना, वो हाइपर उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, उनकी जो एक तरह से हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, वो एबनॉर्मल इम्पल्सिस जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब एबनॉर्मल इम्पल्सिस जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, एबनॉर्मल इम्पल्सिस जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंटरी मूवमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सीजर। ये आपकी पैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपकी सीजर की कितनी टाइप्स होती है ये जो है ना टॉपिक वहां पे पढ़ेंगे। तो आपने कहना कि इसमें क्या हो सकता है, सीजर हो सकते हैं आपके एस्ट्रोसाइट्स में, ठीक है। तो इसी वजह से आपने कहना कि इट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अक्रॉस सेल मेनी पोटाशियम आयंस, ठीक है। तो अगर इनमें आपके एस्ट्रोसाइट डैमेज हो जाए, तो आपको सीजर वगैरह के चांसेस जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा ये क्या करते हैं, दी सेल रिमूव एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द ब्रेन, क्या करते हैं, दी सेल रिमूव एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। ये आपने कहना मेनली कौन से, मेनली आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को आपके ब्रेन के अंदर से रिमूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से क्या होगा कि आपके जो सेल है, ठीक है,
आपके सेल हैं, ठीक है, उस सेल में क्या होता है कि आपके सेल फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर आपके ब्रेन के सेल हैं तो इनमें कोई भी आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपके सेल को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट कर देंगे तो वही आपको जब वो सीजर आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर बने हैं ना, इनको आपके ब्रेन सेल से बाहर रिमूव कर देते हैं। जब बाहर रिमूव कर देंगे तो क्या करेंगे, ये आपके सेल के अंदर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे उनके उनके लेवल को मेंटेन करेंगे। जब उनके लेवल को मेंटेन करेंगे तो आपको सीजर से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके एस्ट्रोसाइट का डैमेज हो जाए तो आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्सेस बनेंगे वो अब आपके ब्रेन के अंदर से रिमूव नहीं होंगे। जब वो ब्रेन के अंदर से रिमूव नहीं होंगे तो आपको सीजर वगैरह आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये आपने नोट करना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी आपकी एक तरह से उसमें बायो कैम्प के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, आपके बायो कैम्प के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको बनाई थी, आपको पढ़ाई थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका ग्लूटामाइन होता है, क्या होता है, ग्लूटामाइन होता है, ठीक है। वो ग्लूटामाइन क्या होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन थी मुझे बताएं। ग्लूटामाइन जो होता था वो बहुत ज्यादा हो जाता था। वो जब वो बहुत ज्यादा हो जाता था तो वो आपके ब्रेन के एस्ट्रोसाइट्स के अंदर अकोमुलेट हो जाता था, ठीक है। वो क्या करता था, आपके एस्ट्रोसाइट के अंदर जब वो इकट्ठा हो जाता था, जब एस्ट्रोसाइट के अंदर इकट्ठा हो जाता था तो ये क्या होता, ग्लूटामाइन क्या था, ये आपका हाइड्रोफिलिक था। क्या हाइड मैंने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोफिलिक था। ये क्या करता है, ये आपके इस एस्ट्रोसाइट्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा वाटर इकट्ठा कर देता है। जब बहुत ज्यादा आपके वाटर इकट्ठा कर देता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं सेरिबेलर एडीमा, ठीक है। क्या होता है आपका सेरिबेलर एडीमा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स के अंदर क्यों इकट्ठा होगा, क्योंकि ये आपका एक तरह से होता है आपका मोस्ट अबांडेंट सेल्स है। जब मोस्ट अबांडेंट सेल है तो इस वजह से आपके एस्ट्रोसाइट्स के अंदर ग्लूटामाइन जो है वो अकोमुलेट हो जाएगा और ये आपकी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करेगा और सेरिबेलर एडीमा करवा देगा, ठीक है। जब सेरिबेलर एडीमा हो जाता है तो आपके एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं। जब एस्ट्रोसाइट रप्चर हो जाते हैं तो आपके एस्ट्रोसाइट जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जब एस्ट्रोसाइट डैमेज हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपको जो हाइपर अमोनीमिया की कंडीशन होती है उसमें सीजर्स आते हैं, उसमें एपिलेप्सी भी आपके पेशेंट को आती है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था आपके फ्लैपिंग ट्रिमर्स होते हैं, क्या होते हैं आपके फ्लैपिंग ट्रिमर्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था ना कि आपके जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स होते हैं वो हम हाइपर अमोनीमिया में देखते हैं, ठीक है। तो हाइपर अमोनीमिया में भी यही कंडीशन होती थी कि आपका क्या होता है, ग्लूटामाइन ज्यादा होता, जब ग्लूटामाइन ज्यादा होता था वो एस्ट्रोसाइट्स के अंदर आ जाता था। वो एस्ट्रोसाइट्स के अंदर आपके क्या करता था, वो इन आपके हाइड्रोफिलिक होता था, इन एस्ट्रोसाइट का ब्लड जो वाटर है वो बहुत ज्यादा हो जाता था। जब वाटर बहुत ज्यादा हो जाता था तो आपके सेरिबेलर एडीमा हो जाता था, ठीक है। और जब फिर क्या होता था कि आपके एस्ट्रोसाइट डैमेज हो जाते थे, ठीक है। जब एस्ट्रोसाइट डैमेज हो जाते थे तो इनका ये दोनों जो इंपॉर्टेंट काम थे कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना और आपके एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर को आपके ब्रेन से निकालना, ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे। जब ये दोनों फंक्शन इम्पेयर हो जाएंगे, दोनों फंक्शन खराब हो जाएंगे, तो अब आपके क्या होगा, अब आपकी जो ब्रेन से एबनॉर्मल इंपल्सिस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने वहां पर भी पढ़े थे, इनमें सीजर्स आएगी और सीजर में हमने फ्लैपिंग ट्रिमर्स पढ़े थे, ठीक है। फ्लैपिंग ट्रिमर तो वो इसी वजह से ये जो होते हैं, इसी वजह से आपकी इंपॉर्टेंट, जब आपको इनके फंक्शन याद हो जाएंगे तो आपको इजीली जो होगा इनकी जब वो कंडीशन जो है वो याद रखना आसान होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं इनके एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, ठीक है। इनकी क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो आपने कहना है कि जो आपकी न्यूरो एक्टोडर्म होती है, कौन सी, जो आपकी एक तरह से न्यूरो एक्टोडर्म होती है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में बताया था बहुत अच्छी तरीके से कि न्यूरो एक्टोडर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, आपके जो आपके एस्ट्रोसाइट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, आपके न्यूरो एक्टोडर्म से, ठीक है। ये आपने याद रखें, एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, आपके न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये आपको जब हम एस्ट्रोसाइटोमा पढ़ेंगे ना, एस्ट्रोसाइटोमा में आपको बहुत ज्यादा काम काम आएगी, ठीक है। आपने कहना कि द मार्कर, ठीक है, द मार्कर, इस तरह आपका एमसीक्यूज भी आता है, द मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, द मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। द मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। एस्ट्रोसाइटोमा में वो होता है आपका एक तरह से GFAP, ठीक है। क्या होता है कि आपका एक तरह GFAP, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके क्या होते हैं, आपके हर सेल के कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ठीक है। वो जब कि कोई भी आपका कैंसर होता है, ठीक है, जब आपका जब भी आपका कोई भी कैंसर हो जाता है तो उसमें कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, वो अपीयर होते हैं। तो उन ट्यूमर मार्कर की बेसिस पे हम जो है वो आपके एक तरह से कैंसर वगैरह को आपका उसको दोबारा से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पेशेंट को क्या होगा, एस्ट्रोसाइट का कैंसर हो जाएगा, एस्ट्रोसाइटोमा हो जाएगा, तो उनमें कौन सा ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव होगा, तो आपने कहना GFAP, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यूज क्या आएगा, वो कहेंगे एक पेशेंट है आपके पास, ठीक है,
उस पेशेंट क्या हुआ, उसको आपके एक तरह से लाइक आपके ब्रेन का कैंसर हुआ, ठीक है। उसमें क्या है, उसके ब्रेन का कैंसर हुआ। जब उसके ब्रेन के कैंसर हुआ तो हमने जनाब उसमें क्या देखा, उसमें हमने सीजर देखे, क्या हमने सीजर देखे, एपिलेप्सी देखी, ठीक है, सीजर और एपिलेप्सी देखी। फिर जब हमने उस कैंसर का लाइक बायोप्सी की, ठीक है, जब हमने उसकी बायोप्सी की तो बायोप्सी में हमें क्या मिले, स्टार शेप्ड सेल मिले। और फिर मजीद जब हमने उसका ट्यूमर मार्कर चेक किया तो उसमें GFAP जो है वो पॉजिटिव था। तो बताएं इसमें कौन सा कैंसर था, ठीक है। तो आपने कहना है एस्ट्रोसाइटोमा, क्या होगा आपका एक तरह से एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह आपने याद रखना, ठीक है। अब ये था आपका एक तरह एस्ट्रोसाइट्स के, एस्ट्रोसाइट वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। आपने कहना है कि जी एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं, आपने कहना है कि दीज आर दी सेल्स होते हैं आपके एकदम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। दी सेल्स आर द स्टार शेप्ड होते हैं, आपके माइक्रोस्कोप के अंदर स्टार शेप नजर आती हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो मेन कंपोनेंट होता है ब्लड ब्रेन के, और इसके जनाब आपका एक तरह से रिपेयर एक्टिविटी होती है इनकी, और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है वो मेंटेन करते हैं, स्पेशल पोटाशियम आयन को, और ये एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेन से रिमूव करते हैं, और इस तरह ये आपको सीजर से बचा रहे होते हैं, ठीक है। हमने जो है वो आपको माइक्रो सॉरी बायोकेमिक कंडीशन पढ़ी थी, हाइपरमोनिया। उसमें ग्लूटामाइन इसके अंदर अकोमुलेट हो जाता था, आपके एस्ट्रोसाइट को डैमेज करता था। जब आपके एस्ट्रोसाइट को डैमेज करता था तो एस्ट्रोसाइट जो थे वो रप्चर हो जाते थे, ठीक है। तो आपके जब एस्ट्रोसाइट रप्चर हो जाते थे तो इनका ये दोनों जो फंक्शन होते वो नहीं रहेंगे। जब ये दोनों फंक्शन नहीं रहेंगे तो उसमें हम आपका फ्लैपिंग ट्रिमर देखते थे, ठीक है। तो अब आपको मजीद क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपने कहना कि इनके जो न्यूरो एक्टोडर्म से जो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और जब आपके एस्ट्रोसाइट का कैंसर हो जाएगा तो उसकी वजह हम एक मार्कर देखते हैं जिसको हम कहते हैं GFAP, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि वो कहते हैं कि आपके एक पेशेंट है उसको ब्रेन कैंसर हुआ। जब उसका ब्रेन कैंसर हुआ तो उसमें हमने कुछ सीजर देखे, हम उसमें जो एपिलेप्सी देखी। जब हमने इसकी बायोप्सी की तो बायोप्सी भी हमें स्टार शेप्ड सेल मिले, ठीक है। बायोप्सी ली, बायोप्सी के बाद हमने उस सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें स्टार शेप्ड सेल मिले। और फिर हमने जो उसका जो ट्यूमर मार्कर था वो GFAP जो था वो पॉजिटिव था। तो बताएं हमें कौन सा कैंसर था। तो आपने कहा इसमें एस्ट्रोसाइटोमा था, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह जो है वो इनकी पैथोलॉजी में आपके कैंसर पढ़ेंगे तो आपको जो इंशाल्लाह मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो वो एस्ट्रोसाइट जो थे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट थे और आपने इसी तरह आपने नोट्स बनाने हैं और इसी तरह आपने लिखते जाना है, ठीक है। और यही आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब हम जो दूसरे आपके एस्ट्रोसाइट्स के लाइक दूसरे जो ग्लाइल सेल्स की तरफ आते हैं, जो दूसरे हम ग्लाइल सेल्स पढ़ेंगे वो होगा आपका माइक्रोग्लाया सेल। कौन से आपके जैसे माइक्रोग्लाया, ठीक है। आपके ये जो जितनी भी चीजें हैं ना ये आपने याद करनी है। अब इसमें तो कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरह कर सकता हूँ कि आपको प्रॉपर नोट्स बनवा सकता हूँ, इसमें जिस तरह आपके MCQs वगैरह आएंगे वो मैं आपको जो बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि दूसरे जो आपके ग्लायल सेल्स होंगे वो होंगे माइक्रो ग्लायल सेल, ठीक है। अब हम आते हैं जो माइक्रो ग्लायल सेल्स हैं इनके एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। लाइक ये जो है इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कहाँ से है, लाइक ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो आपने कहना है कि ये जो आपके माइक्रोग्लाया है ये आपकी मीजोडर्म से, कहाँ से, जो आपकी मीजोडर्म होती है, ठीक है, वहां से आपके ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और आप जो पहला पेज था, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो आपके मीजोडर्म होते हैं उससे आपके माइक्रोग्लायल जो सेल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपके जो माइक्रोग्लायल सेल्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं आपके मीजोडर्म से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं कि आपके जो लाइक जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं इनका क्या मतलब कि फंक्शन क्या है, ये किस तरह के सेल्स हैं, ठीक है। तो आपने जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट लाइनें लिखनी है, आपने कहना है कि जो आपके माइक्रोग्लायल सेल्स हैं दीज आर दी स्क्वेंजर सेल, क्या है कि दीज आर दी स्क्वेंजर सेल्स होते हैं, क्या है ये आपके स्क्वेंजर सेल्स और फैगोसैटिक सेल्स, ठीक है। दीज आर दी स्क्वेंजर और फैगोसैटिक सेल्स होते हैं किसके, ब्रेन के, ठीक है। जो आपके ब्रेन के लाइक जो ब्रेन के मैक्रोफेजिस होते हैं, जो ब्रेन के मैक्रोफेजिस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आपके माइक्रोग्लाया कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे हर सेल की क्या होते हैं कि डिफरेंट मैक्रोफेजिस होते हैं, ठीक है। हम अगर बात करें आपके एक तरह से लाइक डिफरेंट लाइक अगर हम स्किन की बात करें तो वहाँ पे हिस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो या मतलब कि हर बॉडी के हर ऑर्गन के जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके मैक्रोफेजिस होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो आपके ब्रेन के मैक्रोफेजिस होते हैं वो कौन से होते हैं तो आपने कहना है माइक्रोग्लाया। तो माइक्रोग्लाया की क्या डेफिनेशन है, दीज आर दी स्क्वेंजर और फैगोसैटिक सेल्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। यानी कि ये ऐसे सेल होंगे जो जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन होगी तो कोई भी पैथोजिन आएगा तो उनको क्या कर लेंगे, उनको खा जाएंगे, उनको एक तरह फैगोसाइटोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने इनके बारे में याद रखना है। अब दूसरी लाइन इसके बारे में आती है दीज सेल्स एक्टिवेटेड, ठीक है। क्या होती है कि दीज सेल्स एक्टिवेटेड, ये सेल उस वक्त एक्टिवेट हो जाएंगे कब, ड्यूरिंग टिश्यू इंजरी, ठीक है। ड्यूरिंग टिश्यू इंजरी, जब आपके ब्रेन के अंदर कोई भी इंजरी हो जाएगी, ठीक है, उस वक्त क्या होगा, ये आपके एक तरह से आपके लाइक एक्टिवेट हो जाएंगे और रिमूव कर देंगे, क्या करेंगे आपके रिमूव करेंगे अनवांटेड डेब्रिज, ठीक है। अनवांटेड अनवांटेड डेब्रिज का क्या मतलब होता है, यानी कि ये क्या करेंगे, ये जनाब आपके एक तरह से
अनवांटेड डेब्रिस लाइक आपकी जब भी इन्फ्लामेशन होगी उसमें जो भी पैथोजिन आएगा उन पैथोजिन को क्या करेंगे आपके लाइक उससे रिमूव कर देंगे, ठीक है। लाइक ये क्या है, ये फैगोसाइटिक सेल हैं और आपके एक तरह से स्क्वेंजर सेल्स हैं। तो ये मतलब कि जब भी आपकी ब्रेन के अंदर आपके ब्रेन के टिश्यू की इंजरी होगी उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जो आपके अनवांटेड डेब्रिस होंगे लाइक आपके पैथोजिन वगैरह होंगे उनको क्या करेंगे, उनके आपकी बॉडी से क्या क्या कर देंगे, उनको आपकी अपने ब्रेन से जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो आपके होते हैं ना लाइक आपके माइक्रोग्लायल सेल, ये माइक्रोग्लायल सेल जो होते हैं ना ये आपके दो इंपॉर्टेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है वो रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, दो इंपॉर्टेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। वो कौन कौन, यानी कि ऐसे जो क्या करेंगे आपके एक तरह से इन्फ्लामेशन को क्या करेंगे, एक तरह से कम करेंगे, ठीक है। लाइक आपके कोई भी पैथोजिन होगा उसको एक तरह पेनिट्रेट करेंगे, उसको मजीद इन्फ्लामेशन नहीं करने देंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं और आपके साथ ग्लूटामेट होता है। क्या होता है कि आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से ग्लूटामेट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब मैंने आपको जो है वो आपका बायोकेम में पढ़ाया था कि जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं ना ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, बाय किलिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिसमें हमने ये पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा था आपका फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। हमने आपके क्या पढ़ा था, हमने फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ा था और हमने जो प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया जिसमें आपका साइनोसाइटस होता था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि उसमें क्या होता था कि जो आपका BH4 था, ठीक है, तकरीबन BH4 था, ठीक है, वो क्या कराता था, वो आपका एन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाता था। जब वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाता था तो वो क्या करता था, वो जनाब इस नाइट्रिक ऑक्साइड जो था वो आपको लाइक आपकी प्रोटेक्शन कर रहा था अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये आपके बैक्टीरिया को किल करता था, ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना। दूसरा ये कहाँ पे होता था, दूसरा मैंने आपको बताया था ये भी आपके जो साइनसेस होते हैं, जो आपकी बोनी कैविटीज होती हैं उनमें होता था, ठीक है। जब उनमें होता था कि जो भी आपके नोज के अंदर, जो भी आपके नोज के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर होता था तो ये क्या करता था, ये उन साइनस से निकल के आपके नोज के अंदर आ जाता था। जब नोज के अंदर आ जाता था ये आपके बैक्टीरिया को क्या कर देता था, किल कर देता था, यही मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था, जब उसमें साइनोसाइटस हो जाती है, जब उसमें जो आपके साइनस खराब हो जाते हैं तो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हमें प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसी में ये पड़ा था कि उसमें डिक्रीज नेजल नाइट्रिक ऑक्साइड, डिक्रीज नेजल नाइट्रिक ऑक्साइड पड़ा था। जब उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता था नोज में तो उसमें बार बार लाइक नेजल पॉलिप्स, ठीक है, क्या नेजल पॉलिप्स बनते थे, ठीक है। क्या था आपका एक तरह से बार बार जो है वो नेजल और पॉलिप्स जो है वो बनते थे। जब बार बार नेजल पॉलिप्स और बार बार आपके नोज में अंदर इन्फेक्शन वगैरह होती थी, यही हमने पढ़ी थी ना। तो ये आपने इसके अंदर कहना है, ठीक है। आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करवाते हैं जो आपको बैक्टीरिया से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, एक बात। फिर मैंने आपको लिंक बता दिया कि फिनाइल कीटोन यूरिया में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था नाइट्रिक ऑक्साइड का और आपके प्राइमरी सिली डिस्काइनेसी में पढ़ा था। दूसरा ये क्या करते हैं, ग्लूटामेट जब रिलीज करते हैं, और ग्लूटामेट क्या है, ये आपकी एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने आपको बताया था ना फार्मा उसमें बायोकेम में, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जो है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जब उनके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जब वो आपके लाइक इनसे लाइक आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से बचा रहे होते हैं, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये इस तरह आपके क्या होते हैं कि ये आपका माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं। माइक्रोग्लायल सेल्स क्या है, दीज आर दी सिक्वेंजर और फैगोसाइटिक सेल ऑफ द ब्रेन होते हैं। ये उसी वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं जब आपके सेल के अंदर जो इंजरी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस आपके ग्लूटामेट को रिलीज करते हैं और आपको क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया और आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से क्या करवाते हैं, आपको जो एक तरह से प्रिवेंट कर रही होती है, ठीक है। ये सारी कंडीशन इनमें आती हैं, ठीक है। और इनकी ओरिजिनेशन कहाँ है, ये आपने याद रखें कि इनकी मीजोडर्म से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट जो चीजें थी इसमें आपने यही इनमें याद रखनी है, ठीक है। आपने साथ साथ जो है वो नोट्स बनाते जाना है और इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में आपको कोई भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब हम जो तीसरे आपके माइक्रोग्लायस है उनके ऊपर आते हैं, जो तीसरे इंपॉर्टेंट माइक्रोग्लायस है वो कौन से हैं। जो तीसरे इंपॉर्टेंट माइक्रोग्लाय है वो है आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। कौन से, वो है आपके एक तरह से ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट, अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने लाजमी और लाजमी इनको देखने हैं। जो आपकी
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी पहले हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन, ठीक है, इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन लाइक ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो आपने कहना कि ये आपका न्यूरो एक्टोडर्म से, कहाँ से, जो आपका न्यूरो एक्टोडर्म होता है वहां से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। और हमने जो पहले सेल पढ़े थे एस्ट्रोसाइट, वो भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे थे, वो भी आपके न्यूरो एक्टोडर्म से जो है वो ओरिजिनेट हो रहे थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम जो है वो आपके पैथो में कल पढ़ेंगे कि आपका ओलिगोडेंड्रोग्लाइओमा होता है, जब आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का कैंसर हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं आपका ओलिगोडेंड्रोग्लाइओमा कहते हैं। जब ओलिगोडेंड्रोग्लाइओमा होता है तो हम क्या करते हैं, जब हम ओलिगोडेंड्रोसाइट की बायोप्सी लेते हैं, जब हम बायोप्सी लेते हैं तो फिर उन सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं इनकी जो है वो अपीयरेंस कैसी होती है। तो आपने कहना है कि दीज सेल्स, ठीक है, दीज सेल्स लुक फ्राइड एग अपीयरेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दीज सेल लुक फ्राइड एग अपीयरेंस, ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस इनकी होती है, ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस जो होती है इनकी होती है, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। जब भी हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेंगे तो उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, वो आपकी फ्राइड एग अपीयरेंस होगी, ठीक है। लाइक वो कहेंगे कि आपके पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या हुआ है, उसको एक तरह से ब्रेन का कैंसर हुआ है, ठीक है, जब ब्रेन का कैंसर हुआ तो हमने जब उसकी बायोप्सी ली और हमने माइक्रोस्कोप के ऊपर जब उसको सेल का देखा तो उसके फ्राइड एग अपीयरेंस थी, तो आपने बताया कि ये ओलिगोडेंड्रोग्लाइयोमा है। लाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट से क्या है कि आपके एक तरह से उसका कैंसर हो चुका है। अब हम आते हैं इनके फंक्शन के ऊपर, है कि जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट है इनके फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है वो आपने लिखा है, दी सेल हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ, दी सेल हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीट, ठीक है, दीज सेल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द माइलिन शीट, ठीक है, माइलिन शीट क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन, ठीक है, दीज सेल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन इन द सीएनएस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो आपकी माइलिन शीट बनती है आपके एक्सोन के इर्द गिर्द, ठीक है, तो वो कौन बनाता है, वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है कि ये आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन का आपको पता है एक सेल बॉडी होती है, ठीक है, उसके डेंड्राइट्स होते हैं, फिर जो उससे दूर निकलता है वो क्या होता है, वो आपका एक्सोन होते हैं, ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये आपका एक्सोन होता है, ठीक है। तो इस एक्सोन के ऊपर एक जो है ये इन लाइक आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है इस तरह की, इसको आप कहते हैं आपके एक तरह से माइलिन शीट। और ये जो माइलिन शीट होती है इसका क्या काम होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने सिर्फ याद रखना आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो आपके सेल आपके एक्सोन की इर्द गिर्द माइलिन शीट जो प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज जो इनमें याद रखनी है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, आपने कहना है कि दीज सेल्स मतलब कि न्यूरो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, ये फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, और ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो एक्सोन है उनके इर्द गिर्द जो माइलिन शीट होती है उनको बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जहाँ से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, ठीक है, वो एमसीक्यूज क्या है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे जो है वो आपने डबल टिक करनी है, ठीक है, लाइक यही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज है, ठीक है, लाइक ऑटो में इस तरह आपको लिख देता हूँ, इस तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, ठीक है, वो कहते हैं कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज टू ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इज यूजली सीन इन, ठीक है, यूजली सीन इन, ठीक है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको वो डिजीजेज होती हैं, जब वो डिजीजेज होती हैं तो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट जो वो डैमेज हो जाते हैं, जब ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो है वो आपके सीएनएस में क्या होता है कि एक्सोन के लिए माइलिन शीट नहीं बनती, ठीक है, लाइक आपको जो वो सेंट्रल न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है, ये आपने कहना है कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज टू ओलिगोडेंड्रोसाइट इज यूजली सीन इन विच कंडीशन। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिखनी है कि आपका जब भी आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, क्या होगा कि आपके साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, ये सारी जितनी भी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने इसको पैथो में इसको डिटेल से पढ़ा, ठीक है, आपने कहना है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है और आपके एक तरह से ल्यूको डिस्ट्रोफी होता है कि आप ल्यूको डिस्ट्रोफी होता है, ठीक है, ल्यूको डिस्ट्रोफी यानी कि जो आपके एक तरह से जो आपका लाइक व्हाइट मैटर का क्या हो जाता है डिस्ट्रक्शन होता है इन कंडीशन में। और जो आपकी एक तरह से होती है लाइक मल्टीफोकल ल्यूको इंसेफेलोपैथी, क्या होता है कि आपका मल्टीफोकल ल्यूको इंसेफेलोपैथी, ठीक है, मल्टीफोकल ल्यूको इंसेफेलोपैथी, ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाते हैं और आपको क्या होता है आपके सेंट्रल जो है एक तरह से लाइक न्यूरोपैथी मिलती है। तो आपने कहना मल्टी ये कंडीशन हमने पढ़नी है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूकोडिस्ट्रोफी और मल्टीफोकल आपका एक तरह से मल्टीफोकल ल्यूको इंसेफेलोपैथी, ठीक है, इन कंडीशन के अंदर आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ठीक है। आपने कहना है ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं ये आपके न्यूरो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं
जब हम ये माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखते हैं तो इनकी फ्राइड एग अपीयरेंस होती है। ये आपके सीएनएस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपकी जो सीएनएस होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि एक्सोन के इर्द गिर्द, एक्सोन के इर्द गिर्द जो माइलिन शीट बनाता है वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाते हैं? तो आपने कह रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूकोडिस्ट्रोफी और आपका एक तरह से मल्टीफोकल ल्यूकोइंसिफेलोपैथी। ठीक है, यही आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इनको आपने लाजमी और लाजमी जो है वो याद करना है। ठीक है, अब ये जितने भी आपके पढ़े हैं ना हम सेल्स, ठीक है, लाइक ये जितने भी हमने सेल पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो सेल थे ना, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है, लाइक आपके एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आपका पीएनएस होता है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो अभी तक जो तीनों सेल हमने पढ़े ना, ये आपके सीएनएस के ग्लाइल सेल्स है। ठीक है, क्या आपके सीएनएस के क्या है, आपके एक तरह से ग्लाइल सेल्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ेंगे सेल वो भी आपके एक तरह सीएनएस के ही ग्लाइल सेल्स होंगे। ठीक है, अभी आपके फिर हम उसके बाद एक सेल पढ़ेंगे जिसे हम शवान सेल कहते हैं, तो वो आपके पीएनएस के ग्लाइल सेल्स होंगे। ठीक है, ये आपने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो चीजें याद करते जाना है। ठीक है, अब जो आपके फोर्थ नंबर पे सेल्स आते हैं वो होते हैं आपके एपिंडाइमल सेल्स। ठीक है, कौन से होते हैं आपके तरफ से एपिंडाइमल सेल्स। अब हम देखते हैं कि आपके एपिंडाइमल सेल्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो एपिंडाइमल सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपने इनके बारे में जो चीज याद रखनी है, पहले तो हम देख ले इसका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो आपने कहना ये न्यूरो एक्टोडर्म से। ठीक है, आपकी क्या है, न्यूरो एक्टोडर्म से जो है वो ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, पहली बात आपने इनके बारे में ये याद रखनी है। और दूसरा ये जो सेल्स होते हैं ना, ये क्या है, आपने कहना है कि दीज आर दी सिंपल सीलिएटेड कोलोमुनर। ठीक है, दीज आर द सिंपल सीलिएटेड कोलोमुनर, आपकी आपके सिंपल सीलिएटेड कोलोम आपके सिंपल सीलिएटेड कोलोमुनर। ठीक है, सिंपल सीलिएटेड कोलोमुनर ग्लाइल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट के बारे में आप लिखना है कि दीज आर दी सिंपल सीलिएटेड आपके कोलोमुनार ग्लाइल सेल्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइल सेल्स होते हैं जो किस में होते हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल को, लाइक आपके सीएनएस में होते हैं। ठीक है, ये इनके बारे में आपने याद रखना है। पहली क्या है, इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है कि आपके न्यूरो एक्टोडर्म, फिर आपने कहना है कि दीज आर दी सिंपल सीलिएटेड। मैं अभी आपको बताता हूँ ये इसका क्या मतलब होता है कि सिंपल सीलिएटेड कोलोमुनर सेल का क्या मतलब होता है। सिर्फ आपने अभी लिखना है कि दीज आर दी सिंपल सीलिएटेड कोलोमुनार ग्लाइल सेल्स होते हैं, क्योंकि ये आपके सपोर्टिंग सेल है किसके, आपके सीएनएस के, इसी वजह से हमको ग्लाइल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, ये आपने इनके बारे में याद रखना है कि दीज आर दी ग्लाइल सेल्स विच आर ड्राइड फ्रॉम लाइक आपकी न्यूरो एक्टोडर्म, एंड दीज आर दी सिंपल सीलिएटेड कोलोमुनर ग्लाइल सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपके क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है आपका क्या है, ये अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये है आपका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब इस स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में एक जो एपिथीलियम होती है ना, ठीक है, आपको पता है जो आपकी एपिथीलियम होती है, तो आपसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी एपिथीलियम होती है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में होती है, तो आपने कहना है कि दीज आर दी सिंपल सिलेटेड कोलोमुनर सेल्स होते हैं जो कि आपकी एपिडाइमल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कोलोमुनर सेल, इस तरह जो आपकी कॉलम शेप होते हैं। ठीक है, इस तरह आपने बनाना है, आपके कोलोमुनर सेल्स होते हैं, कॉलम शेप आपने सेल बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपके एक तरह मतलब कि सिंगल लेयर होते हैं, एक इनकी लेयर होती है। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होते हैं कि आपके सीलिया होते हैं। ठीक है, इस तरह आपके सीलिया होते हैं। ठीक है, जब हम सीएसएफ पढ़ेंगे ना आगे जाके, तो वो इसी में जनाब आपका कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, जब आपके सीलिया आ जाते हैं, अभी तो आपको पता है कि लाइक अगर आपका सीएसएफ जो है वो आपके ब्रेन से बन रहा है, जब आपके ब्रेन से बन रहा है तो फाइनली आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ जाता है, तो आपने कहना है कि जब स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है ना, तो ये जो आपके लाइक ये जो आपके एपिडाइमल सेल्स होते हैं, ये जो आपके सिंपल स्लेट कोलोमनर सेल्स होते हैं, ये उनको क्या कर लेते हैं, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपके सीएनएस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनको क्या, उनको आपकी वेन्स में भेज देते हैं, किसमें, आपकी वेन्स में भेज देते हैं। फिर आप ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं और फिर आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने कहना है दीज जो एपिडाइमल सेल्स होते हैं, एक तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी सीएसएफ को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में इनका क्या फंक्शन है, आपके सीएसएफ को एब्जॉर्ब करना, वेन्स के अंदर फेंक देना, फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाना और आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाना। ठीक है, दूसरे ये कहाँ पे होते हैं, दूसरे ये जो आपके होते हैं ना लेटरल वेंट्रिकल्स, स्पेशली ये आपके वेंट्रिकल्स के होते हैं आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ये आपका एक तरह से आपके लाइक आपका लाइक जो फोर ब्रेन है उसके अंदर क्या है कि ये आपके वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, जो आपके स्पेशल जो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो 2 इन नंबर होते हैं। ठीक है, तो उनमें उनके अंदर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं,
ये वहां से जो आपके CSF होता है, ये आपके स्पेशली इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपके इस लेटरल वेंट्रिकल CSF की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। जो एपिंडाइमल सेल्स होते हैं ये CSF की प्रोडक्शन करवाते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स की, लेकिन आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वहां से उनकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे करवाते हैं? अब ये जो आपके CSF होते हैं ना, ये अभी मैं आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास होता है एक कोरोइड प्लेक्सिस होता है, क्या होता है आपका कोरोइड प्लेक्सिस होता है। अब क्रोइड प्लेक्सिस क्या है? क्रोइड प्लेक्सिस जो होता है ये कम्बिनेशन होता है आपकी कैपिलरीज का, ठीक है, आपकी छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है जो कैपिलरीज का, प्लस आपके एपिंडाइमल सेल्स का। क्या होता है कि आपके एपिंडाइमल सेल्स का जब आपकी कैपिलरीज और एपिंडाइमल सेल्स को मिलाएं तो हम कहते हैं इसको क्रोइड प्लेक्सिस। क्या बनता है? आपका क्रोइड प्लेक्सिस बनता है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ये आपका फॉर एग्जाम्पल जो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ना, लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं इनके लाइक इस तरह आपके कोलोमुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह आपके कोलोमुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। आपने इनका कोलोमुलर सेल बना लेना, ठीक है। जब ये कोलोमुलर सेल्स होते हैं ना, इस कोलोमुलर सेल्स के अंदर क्या होते हैं कि आपकी छोटी छोटी क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होती हैं, क्या क्या आपकी सॉरी आपकी छोटी छोटी जो है कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, आपकी कैपिलरीज होती हैं। अब ये क्या करती हैं, इन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं आपकी एक तरह से क्रोइड प्लेक्सिस। क्या कहते हैं? आपका क्रोइड प्लेक्सिस कहते हैं। लाइक आपके इन आपके सिलिएटेड कोलोमुलर सेल्स, लाइक आपके एपिंडाइमल सेल्स, और जो इनके अंदर है आपकी कैपिलरीज है, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन हम क्रोइड प्लेक्सिस कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके CSF की प्रोडक्शन करवाते हैं। जब आपकी CSF प्रोडक्शन हो जाती है, ये आपके थर्ड वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में जाके आपके इन के थ्रू लाइक इन आपके सेल के थ्रू रीअब्सॉर्ब होके आपकी आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में होते हैं, आपके वहां से CSF की प्रोडक्शन करवाते हैं, और फिर क्या होते हैं, फिर ये आपके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, वहां से आपके CSF की एक तरह से क्या करवाते हैं, उनकी री एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। ये आप इनके बारे में याद रखना, ठीक है। आपने कहना है कि एपिंडाइमल सेल्स क्या है, ये न्यूरो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं। दीज आर दी सिंपल सिलेटेड कोलोमुलर ग्लाइल सेल्स होते हैं जो आपके ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें होते हैं, उनमें जो क्रोइड प्लेक्सिस बना रहे होते हैं। ये हमने CSF में दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो बाहर में आपके कोलोमुलर सेल्स होते हैं, अंदर आपकी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये CSF की वहां से प्रोडक्शन करवाती हैं, ठीक है। CSF की जब प्रोडक्शन हो जाती है आपके लेटरल वेंट्रिकल्स से, तो फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ जाती हैं, फिर इन एपिडेर्मल सेल के थ्रू इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और ब्लड के थ्रू आपकी यूरिन से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। ये आप इनके बारे में याद रखना है। अब जो लास्ट पे जो सेल्स आते हैं ना, ठीक है, जो लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे वो होंगी आपकी श्वान सेल्स, ठीक है। और श्वान सेल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। लाइक जो पहले हमने जितने भी सेल्स पढ़े हैं, ठीक है, हमने तकरीबन 4 सेल पढ़े हैं, वो सारे के सारे जो थे वो आपकी ग्लाइल सेल्स थे, किसके? वो सारे के सारे जो आपके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स है, ठीक है। आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स होते हैं वो आपके पहले जो हमने 4 सेल पढ़े हैं वो थे, ठीक है। अब हम आते हैं जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो ग्लाइल सेल्स होंगे उनको हम कहते हैं श्वान सेल, ठीक है। हम जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं, फिर क्लास को जब वो एंड करते हैं, ठीक है। जो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो है वो श्वान सेल्स होते हैं, ये जो ग्लाइल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपके श्वान सेल्स होते हैं इनके क्या मतलब की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। पहले आपने जो इनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन लिखना है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो आपने जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। फिर हमने देखा था इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स बनाते हैं, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो ग्लाइल सेल्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो श्वान सेल्स होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो ग्लाइल सेल्स होते हैं वो श्वान सेल्स होते हैं, वो आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इनके फंक्शन के ऊपर कि लाइक जो ग्लाइल सेल्स होते हैं इनके इंपॉर्टेंट कौन कौन से फंक्शन है। तो आपने कहना है दी सेल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द माइलिन शीथ around the axon. These cell help in the synthesis of the molecule around the axon in the PNS, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल आपकी एक तरह से माइलिन शीट बनाएंगे वो कौन से होंगे, वो आपके श्वान सेल्स होंगे, ठीक है। तो आपने कहना कि श्वान सेल्स दीज आर द ग्लाइल सेल्स ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम which is derived from the neural crest cells, and these cells help in the synthesis of the axon synthesis of the myelin sheath around the axon in the peripheral nervous system। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बना रहे थे वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स थे, ठीक है। ये आपने इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। और यही आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने इनके बारे में याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे आपकी श्वान सेल का कैंसर। जब आपकी श्वान सेल का कैंसर हो जाता है तो उसको हम शवानोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? शवानोमा कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे। जब आपकी लाइक श्वान सेल का कैंसर हो जाता है तो इनके इनके बदले में हमें जो है वो एक ट्यूमर मार्कर दिखाई देता है, ठीक है। आपके शवानोमा में एक ट्यूमर मार्कर हमें दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं S100, ठीक है। क्या होता है कि S100 हमें दिखने को मिलता है। तो जब भी वो कहेंगे एक पेशेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी
न्यूरोपैथी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई है, उसके पेरिफेरल जो न्यूरॉन्स है उनका कैंसर हो गया। जब पेरिफेरल न्यूरॉन का कैंसर हो गया है तो उसकी एक पहले तो उसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, ठीक है, और साथ उसके क्या हमें जो है ये जो ट्यूमर मार्कर है वो S100 पॉजिटिव मिला है। तो बताएं कौन सा कैंसर है? तो आपने कहना शवानोमा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने इसके बारे में याद रखें कि इसका ट्यूमर मार्कर कौन सा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक जो आपका इंपॉर्टेंट लाइक क्वेश्चन आएगा वो कैंसर कि ऐसी कौन सी डिजीज है, ठीक है, ऐसी कौन सी ऑटो इम्यून मीडिएटेड डिजीज है जिसमें श्वान सेल डैमेज हो जाते हैं। जो श्वान सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ नहीं बनती, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है, आपने साथ लिख लेना है कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज, ठीक है, ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज to the Schwann cells, autoimmune mediated damage to the Schwann cells लीड टू, ठीक है, लीड टू डीमाइलिनेशन, ठीक है, डीमाइलिन यानी कि डीमाइलिनेशन का क्या मतलब होता है? आपकी माइलिन शीट नहीं बनती इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, ठीक है, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सीन इन, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपके श्वान सेल डैमेज हो जाते हैं, और जब श्वान सेल डैमेज हो जाते हैं तो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपके एक्सोन के इर्द गिर्द जो माइलिन शीट होती है वो नहीं बनती, लाइक आपकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो आपने कहना है कि जो आपका गुलियन बार सिंड्रोम होता है, आपका गुलियन बार सिंड्रोम होता है, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। इसको हम GBS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका GBS, जो गुलियन बार सिंड्रोम होता है, इसमें ये चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है, कि आपका गुलियन बार सिंड्रोम क्या होता है। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ बता भी दूंगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो ऐसी कौन सी ऑटो इम्यून मीडिएटेड डिजीज है जिसमें आपके श्वान सेल डैमेज हो जाती है और आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है आपका लाइक डीमाइलिनेशन हो जाती है। तो आपने कहना है कि आपका एक तरह से गुलायन गुलियन बार सिंड्रोम, जिसको हम GBS भी कहते हैं। अब इस GBS में क्या होता है मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, हमने इसको दोबारा भी पढ़ना है, ठीक है। जो आपका GBS होता है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, उसको हम कहते हैं आपका कैम्फाइलोबैक्टर। अब क्या होता है? कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाइट। कौन सा होता है? आपका कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई होता है, ठीक है। ये जो कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई होता है ना, ये क्या करता है? ये इनिशियली जो होता है क्या करवाता है? इनिशियली जो पहले जो करवाता है आपको गैस्ट्रो एंटीराइटस करवाता है। क्या करवाता है? गैस्ट्रो एंटीराइटस। गैस्ट्रो एंटीराइटस का क्या मतलब होता है? यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये आपके स्टोमक, ठीक है, ये क्या करवाएगा? ये आपके स्टोमक, ठीक है, आपके स्टोमक प्लस आपकी जो इंटेस्टाइन होता है उसकी इन्फ्लामेशन करवाता है, ठीक है। जो कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई होता है ये इनिशियली क्या करता है? आपको गैस्ट्रो एंटीराइटस करवाते हैं, आपके स्टोमक और आपकी जो इंटेस्टाइन होते हैं वहां पे अटैक करता है और वहां पे इन्फ्लामेशन करवाता है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट होता है इसको पहले क्या होता है? इसको वॉमिटिंग होती है, इसको डायरिया होता है, ठीक है। जब इसको वॉमिटिंग और डायरिया होता है ना, ठीक है, तो बाद में ये जो आपका लाइक ये जो कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई होता है ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम श्वान सेल को डैमेज करता है। जब श्वान सेल को डैमेज करता है तो इन लोगों में जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है? तो इनमें क्या होता है कि इनका जो है वो सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आती है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो इसके बारे में थोड़ी